संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बड़े दादा के चिर वियोग से हमारा 84.5 वर्ष का साथ छूट गया। 84.5 वर्ष के चार साल ऐसे मान लो कि अचेत अवस्था जैसे होते हैं बचपन की, तो 80 वर्ष का तो एकदम सक्रिय साथ रहा है। एक साथ पढ़े लिखे, हम जब पढ़ते थे ना तो उस जमाने में अलफ बे और फिर 1 2 ऐसी चलती थी क्लासें, जैसे आपकी आजकल केजी वेजी चलते हैं आपके। तो मैं अलफ में बे में था, बे माने दूसरी साल में, और बड़े दादा 1 में थे, माने तीसरी साल में पढ़ते थे। फिर हम उसके बाद विद्यालयों में चले गए, तो वहाँ एक साथ ही भर्ती हुए, तो एक ही क्लास में हो गए। कोई फेल पास हुआ इसकी वजह से हुए ऐसा नहीं, लेकिन एक क्लास में अलग टाइप की थी, वहाँ प्रवेश का, विशारद, शास्त्री, ऐसी प्रथमा, मध्यमा, तीर्थ ऐसी क्लासें होती थीं। इसलिए एक साथ गए तो एक ही क्लास में हो गए। ये सन 46 की बात है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उसके 8-9 महीने पहले की बात है, दिवाली का समय था। और हम वहाँ गए तो वहाँ हमने बस इन 4-5 महीनों में बालबोध पाठमाला भाग 1 2 3 ये तो घर पे ही पिताजी ने पढ़ा दी थी। पहले के अलग बालबोध चलते थे, ये हमारे लिखे थोड़ी थे इस वक्त। दयाचंद गोयली के लिखे पाठ भाग थे, पढ़ लिए थे। और वहाँ जाकर हमने चौथा भाग वो 6 ढाला। 3-4 महीने में सिर्फ 2 क्लासें ये और थोड़ी थोड़ी और चीज़ें जो वहाँ कोर्स में थीं वो हमने वहाँ पढ़ी पपोरा में। तो एक साथ ही पढ़ी। हमें पिताजी बैलगाड़ी से ले जा कर के छोड़ने गए थे। जहाँ हम पैदा हुए वो बहुत छोटा गांव था, ना उसमें डाकखाना था, ना उसमें स्कूल था, ना उसमें पुलिस चौकी थी, कुछ नहीं था। ना वहाँ बस आती थी, ट्रेन का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए बैलगाड़ी से करके जाना पड़ता था। तो 3 दिन में पपोरा जी पहुँचे थे अपने गांव से। एक दफ़े रास्ते में ललितपुर में सोए, दूसरी दफ़े महरौनी में सोए, फिर तीसरे दिन टीकमगढ़ पहुँचे, फिर वहाँ से पपोरा जी गए। मतलब उस वक्त का ज़माना भी कम से कम हमारे उस एरिए में इतना मतलब जटिल और कठिन था। हम दिवाली के बाद गए थे, क्योंकि हमारा कोई एक छोटा भाई और आने वाला था, माँ गर्भवती थी, इसलिए जब तक वो ना हो जाए तब तक पिताजी ने कहा भी मैं नहीं जा सकता हूँ। तो सितंबर में मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ और उनके 1 महीने बाद हम अक्टूबर में दिवाली के बाद वहाँ पढ़ने गए। तो वही समस्या आई कि आधा बरस तो निकल गया है, अब आप बीच में थोड़ी भर्ती करते हैं। उस विद्यालय के जो महामंत्री थे, एक पंडित ही थे भाग्य से, पंडित खुन्नी लाल जी, सेठ भी थे, पंडित भी थे। हमारे पिताजी एक सिफारशी पत्र लेके गए थे। हमारे गांव के पास में एक पंडित सुदर्शन लाल जी थे,
उनसे लिखवा के लेके गए थे कि ये विद्यार्थियों को आप भर्ती कर लेना। लेकिन उनने वही मजबूरी बताई कि आप आना अगली जुलाई में, तब हम करेंगे, देखेंगे, करेंगे। बहुत हमारे पिताजी ने समझाया और वो उनकी समझ में नहीं आया, तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए कि भाई कितनी मुश्किल से तो हम आए हैं और एक दफ़े वापस चले गए तो फिर हम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो उनने देखा तो कहा बैठो बैठो बैठो, और हमको चिट्ठी लिख दी वहाँ के जो प्रधानाध्यापक थे पंडित मूलचंद जी शास्त्री, उनके नाम कि इनको आप भर्ती कर लें और समाज की कैसी स्थिति है ऐसा उसने उस चिट्ठी में लिखा था। गांव-गांव में कोई साधन नहीं है, पढ़ने का कोई उपाय नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है, ऐसा लिखा था उन्होंने जो भी। और हम फिर वहाँ 4 महीना भर्ती रहे। पिताजी वापस आ गए। फिर उसके बाद हम 4 महीना में ही फिर हमने 4-5 विद्यालयों से संपर्क किया पत्र व्यवहार से, और बनारस, सागर, मुरैना और इंदौर, और चारों जगह से हमारे पास स्वीकृति के पत्र आ गए। तो हमने पिताजी को बताया कि हमने एक ऐसा किया है और हमारे इन विद्यालयों से प्रवेश का स्वीकृति आ गई है, तो आप हमें कहाँ भेजने की अनुमति देते हैं, आप बताओ। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के कहा कि बनारस जाओगे तो 2 जगह गाड़ी बदलना पड़ेगी, इंदौर जाओगे तो भी 2 जगह बदलना पड़ती थी, एक जगह भोपाल और दूसरी जगह उज्जैन में, फिर जाके इंदौर की गाड़ी मिलती थी। सागर जाओगे तो एक दफ़े गाड़ी बदलना पड़ेगी बीना पर, हम ललितपुर के पास में थे ना हमारा गांव, इसलिए हम तो मुरैना में भेजेंगे आपको, क्योंकि यहाँ से ही गाड़ी में बैठोगे वो सीधे वहीं उतर जाओगे। बस ये चुनाव का आधार ये था क्या। और हम उनने हमको उस गाड़ी में बैठा दिया और हम चले गए, वहाँ उतर गए। वहाँ जो भी हम पढ़े लिखे 5 साल जो कुछ किया, हमारे पिताजी ने तब तक मुरैना देखा नहीं था, एक दिन भी गए नहीं, वो हमें छोड़ने नहीं गए, फिर दोबारा छोड़ने नहीं जाना पड़ा। फिर जब हम जयपुर आ गए ना, तब हमें जयपुर से एक दफ़े ले गए थे मुरैना दिखाने के लिए उन्हें कि हम कहाँ पढ़ते थे। ये भारत आज़ाद हुआ उसके 6-7 महीने पहले की बातें हैं। और जब हम मुरैना में गए तो जुलाई में हम भर्ती हुए थे और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया था, और बहुत दंगे इस देश में हुए थे, जगह जगह मार काट, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया था, तो बहुत दुर्दशा देश की थी और विद्यालय बंद कर दिए गए थे। इसलिए हम अपने गांव चले गए थे। फिर थोड़ी बहुत शांति हुई तो विद्यालय वाले चिट्ठियाँ लिखते थे, अब शांति है, आ जाओ आ जाओ, लेकिन माँ बाप भेजना नहीं चाहते थे। क्यों? ये बहुत वातावरण खराब था सारे देश का। एक रेल आई तो उसमें 100 आदमी मरे हुए आए, दूसरी आई तो उसमें ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे समाचार आते थे। अखबार तो उस वक्त थे नहीं, हमारे गांव में ऐसे आते रहते थे तो सुनते रहते थे। फिर उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, वो 15 अगस्त को हम मुरैना में थे, आज़ादी के जुलूस में गए थे। फिर हम एक ही क्लास में और एक ही पुस्तकों में वहाँ से लेके अंत तक, शास्त्री न्यायाधीश तक होने तक हम एक साथ दोनों भाई पढ़े। और एक ही कमरे में ऐसे ही रहते थे, जो भी सब थी व्यवस्थाएं। उसके बाद समाज में आए तो उसका कोई ठिकाना नहीं था कि हम कहाँ कैसे, कहाँ काम, कहाँ क्या मिलेगा। तो उस वक्त एक अखबार निकलता था जैन मित्र, तो उसको हमने 2 महीने के लिए ग्राहक बने थे।
8 आना देकर 1 रुपये देना भी बड़ी बात थी। तो उसमें जो आवश्यकता आती थी उन्हें देखकर हम कोशिश करते थे कि हमको कोई काम मिल जाए। तो भीलवाड़ा की एक आवश्यकता आई। देखो, एक आवश्यकता आई कि हमको मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए एक धर्माध्यापक चाहिए जो धर्म पढ़ा सके और शाम को मंदिर में प्रवचन कर सके, तब हमको पत्रभार करें। तो उसमें हमने उन्हें चिट्ठी लिखी। जहाँ जहाँ से ऐसी आवश्यकताएं निकलती थी हम हर जगह चिट्ठी लिखते थे। तो उस चिट्ठी में ये आया कि आपकी क्या योग्यता है, आप क्या प्रवचन कर सकते हैं, आप मिडिल स्कूल में पढ़ा सकते हैं क्या, और यदि आएंगे तो आप क्या लेंगे, बस ऐसे जानकारी मांगी थी। वो हमको वो चिट्ठी मिली तो जैसे हमको तो बहुत बड़ा स्वर्ग का रास्ता मिल गया। तो हमने तो कहा कि बस चलो हम चलें। मैंने उसमें कोई सिर्फ इतना पूछा था। तो हम उस चिट्ठी के पते के आधार पर हम निकल गए। पिताजी ने हमें जितने पैसे दिए किराए के लिए, अब उन्हें डर लगता था, भीलवाड़ा का नाम सुनकर के भीलों का देश है और वहाँ हमने क्या सुना है कि लोगों को कच्चा खा जाते हैं। कुछ समझते हैं, गांव में ऐसा परिचय नहीं था। तो जाने को मैं तैयार हुआ, बड़े ज़्यादा तो नहीं हुए। मैंने कहा मैं जाता हूँ, देखता हूँ जो कुछ भी होगा सब। तो पिताजी से मैंने कहा कि आपने जितने पैसे दिए हैं आप चिंता मत करो, जब तक आधे खर्च होंगे तब तक मैं चला जाऊँगा आगे, और आधे हो जाएंगे खर्च तो लौट के वापस आ जाऊँगा। क्या जो भी 100-150 रुपया दिए होंगे क्या। फिर हम रेलवे स्टेशन पे गए तो कहा ऐसे यहाँ तो पता नहीं चलेगा, झांसी चलो, वो झांसी पे पता करेंगे कि ये भीलवाड़ा कहाँ है। जरा समझना, आपको बहुत अटपटा लगेगा लेकिन मार्मिक बातें हैं। तो हमने झांसी का टिकट ले लिया। फिर किसी ने बताया कि वो तो बीना तरफ है, यानी हमको इतना पता नहीं था कि हमें अपने स्टेशन से इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना क्या। तो बीना तरफ जाओ। तो हमने वो टिकट वापस करके फिर बीना का टिकट लिया। फिर मैं अकेले ही था तो मैं बीना गया। बीना पे उतर के वहाँ तलाशा तो किसी ने कहा कोटा जाओ। फिर कोटा पे पता करना, तो कोटा वाली गाड़ी में बैठ गए। हैं उस वक्त 16 वर्ष की उम्र होगी, क्योंकि 11 वर्ष की उम्र में पढ़ने गए थे और 5 पढ़े थे तो 16 वर्ष के हो गए थे बस। एक मतलब हाफ पैंट और हाफ ऐसी बाकी उस वक्त कम उस वक्त जैसे कमीज चलती थी वो पहने थे और गए। फिर कोटा तक पहुँचे तो कोटा में तलाशा कि भाई कहाँ है भीलवाड़ा। तो उनने कहा कि यहाँ से आप बस से बूंदी जाओ, वहाँ तलाशना। तो बस से बूंदी गए। तो बूंदी में पूछा तो उन्होंने कहा आप यहाँ से देवली जाओ। तो उसी बस में बैठ के देवली गए। फिर वहाँ पूछा भाई कहाँ है भीलवाड़ा। तो उन्होंने कहा यहाँ से आप नसीराबाद जाओ। तो वहाँ से फिर बस में बैठ के हम नसीराबाद पहुँचे और नसीराबाद से ट्रेन से अब भीलवाड़ा जाओ। फिर अजमेर से जो नसीराबाद होती हुई ट्रेन जाती है उस ट्रेन में हम बैठे। 3 दिन में हम भीलवाड़ा पहुँचे। सुबह 5 बजे पहुँचे। स्टेशन पर तलाशा कि तांगा मांगा कुछ पूछें करेंगे। तो कुली बोला कि बाबूजी यहीं पर पास में ही रहते हैं वो जिनके यहाँ आपको जाना है। तो आप कहो तो मैं ही आपको छोड़ दूँ वहाँ, क्या करना तांगा मांगा का। मैंने कहा ठीक है छोड़ दे। तो वो जाकर के अजमेरा फैमिली थी वहाँ, कस्तूर चंद जी अजमेरा थे, एक 90 बरस के, जो अजमेरा फैमिली है ना भीलवाड़ा में अभी भी है। तो
तो वो 90 बरस के थे। वो मकान था 2-3 मंजिल का बड़ा, उसके नीचे एक कमरे में वो रहते थे। तो वहाँ हम उतर गए, उतर के उन्हें जगाया तो अंधेरा था। उन्होंने हमें, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? हमने कहा कि हम एक विद्वान हैं और आपने आवश्यकता निकाली थी तो हम उसे आए। तो फिर आओ बैठा करके आराम करोगे? कहा हाँ। हम तो 3 दिन से जगे हुए थे, रिजर्वेशन तो होते ही नहीं थे, बिल्कुल सोए नहीं थे। तो उनने सोने को कहा, हम सो गए। वे वहाँ सो रहे थे एक पाटिये पे, एक पाटिया यहाँ था, दोनों पे चटाई बिछी थी, तो चटाई पे सो गए। बस वे तो 8 घंटे बाद उठे और उठ के बैठ के सामायिक करने लगे और बोले, पंडित जी सामायिक नहीं करोगे? अभी आधी घंटा आराम नहीं किया था, वे सामायिक नहीं कर करेंगे, तो उठ के सामायिक करिए। उसके बाद थोड़ा उजेला हुआ, उनने हमें देखा, अरे ये तो एक छोकरा सा है। बोले तुम्हारी शादी हो गई? मैंने कहा नहीं हुई। बोले तो हमारे काम के नहीं हो, हमें तो ऐसा पंडित चाहिए कि वो पढ़ाए हमारे विद्यालय में और उसकी पत्नी पढ़ाए पाठशाला में। अब आपकी शादी नहीं हुई है तो हमारे काम के आप नहीं हो। उनने हमको बुलाया। अब हमने कि उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि हमको थोड़ा मौका दो पढ़ाने का और प्रवचन करने का। तो फिर आप बोले, आप हमारा किराया ले लो और वापस चले जाओ। हमने तो आपको बुलाया नहीं है। मैंने कहा आपने लिखा था, और ये लिखा था आप क्या लोगे और पढ़ा सकते क्या नहीं? तो हमें कि हम पढ़ा सकते हैं और आप जो दोगे वो ले लेंगे। तो हमको क्या पूछना था, हम आ गए। हम आपसे वो ज़्यादा मांग तो नहीं रहे कुछ, जो आप दोगे वो ले लेंगे और हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनने वो हमको, हम देख कर हमको बिना दाढ़ी मूछ वाला का, हमने वो कहानी पढ़ी थी कि बिना मूछ वाला चाणक्य को भी फैल कर दिया था। ये बिना मूछ दाढ़ी वाला पंडित कैसे बैठ गया पंडित की उस पर। हमने उनसे कहा कि हमको एक मौका दो, बस एक दिन एक प्रवचन हमारा सुन लो और एक दिन क्लास में हमें पढ़ाने का मौका दो, फिर आप हमें 1 पैसा मत देना किराए का और हम वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगे हम। ऐसे हम डटे रहे 1 दिन वहाँ, और वे हमसे कहते रहे चले जाओ, हम किराए का पैसा दे देते हैं, और हमने कहा हम नहीं जाएंगे। फिर वो बोले कि आप कहो तो हम आपको महुआ भेज सकते हैं। ये क्या महुआ, कहाँ क्या है? कि इधर है, गांव है छोटा, उधर आपको भेज देंगे, आप जाओ वहाँ पढ़ाना, हम चिट्ठी लिख देंगे तो भी आपको रख लेंगे। मैंने कहा भेज दो जहाँ भी भेजना है। उनने चिट्ठी लिखी और हमसे कहा कि आप यहाँ से जाना तो दीगोद जाना, एक गांव था दीगोद, बस से। फिर वहाँ से उतरना तो हम एक चिट्ठी लिख देंगे, हमारा आड़तिया है, उसके यहाँ रात भर ठहरना। फिर दूसरे दिन एक नदी है, उस नदी से पार करके फिर दूसरे 6 मील पैदल चलकर फिर एक गांव में है, वो महुआ गांव है, वहाँ जाना। तो वहाँ आपको काम मिल जाएगा। गए हम, वहाँ गए तो वो श्वेतांबर का घर था, एक दाढ़ी मुंह से एकदम लगा हुआ ऐसा था, हम तो समझे कि मुसलमान का घर है। बहुत अंदर से भय लगा, लेकिन अब पहुँच गए थे, सोना तो था ही, सो गए। और सुबह उन्होंने कहा उठो नाश्ता करोगे? मैंने कहा नाश्ता तो करेंगे ही। तो बासी रोटी समझते हैं? हमारे बुंदेलखंड में तो बासी रोटी 2 वर्ष का बच्चा भी नहीं खाता, महिलाएं तो खाती हैं, तो हमने तो कभी बासी रोटी खाई नहीं थी। उसने बासी रोटी और उस पर कुछ ऐसा सब्जी वब्जी ला के रख दी कि लो नाश्ता। अब हमने बड़े वैसे अरुचिपूर्वक वो खाया, और फिर उन्होंने एक ऊँट कर दिया हमें कि ये ऊँट पर बैठ के आप जाओ और ये ऊँट वाला आपको उस गांव में पहुंचा देगा। ये कहानी ऐसी किस्से हैं, अब ये
कब मौका मिलेगा हमें सुनाने का। ऊंट पे बैठ के गए तो वो नदी आ गई बीच में। नदी आई हुई थी तो उससे पार करना था ऊंट वाले को, हमें और उससे। तो उसमें हमारे पार कैसे होते थे कि एक मटका होता पानी पीने का, उस हमारे कपड़े वपड़े सब खोल के अकेली चड्डी पहने रहे, वो सब कपड़े उसमें मटके के अंदर रख दिए और उस आदमी ने ऊंट को साथ में लिया और मटका को एक तरफ पकड़ा और हमसे कहा कि तुम दूसरी तरफ पकड़ लो, एक हाथ से मटका पकड़ लो और अब हमारे साथ आओ। तो जब तक पैदल चले फिर वो पैर उखड़ गए, गहरी नदी थी, उसको मटका को पकड़ करके उस नदी के उस पार पहुँचे। फिर सब कपड़े निकाल के फिर पहने करे और पहन करके फिर वहाँ से 2-3-4 किलोमीटर चले उस ऊँट पे बैठ के, फिर उस गांव में हम पहुँच गए। 40 घर जैनियों के थे, 20 घर खंडेल वालों के और 20 घर बघेर वालों के। एक मंदिर था, एक लैंड में पूरे जैनी रहते थे, मंदिर था और सब पूजा पाठ वगैरह सब होता था, प्रवचन होता था। तो हमारा बस प्रवचन वहाँ शुरू हुआ, पाठशाला पढ़ाना शुरू हुआ, तो हम इतने लोकप्रिय हुए कि अब वहाँ चलता था आत्मानुशासन। तो हमने आत्मानुशासन पढ़ा और एक सब्जेक्ट पर भी हम 1 महीना बोलते रहे और इतनी लोकप्रियता हुई उस आसपास के गांवों में। एक कोई पंडित आया है और बहुत बढ़िया बोलता है और ये और वो। अब हमने वहाँ डाकखाना उस गांव में, भाग्य से जिस गांव में पैदा हुए थे वहाँ भी डाकखाना नहीं था और जिस गांव में वो नौकरी करने पहुँचे वहाँ भी डाकखाना नहीं था। तो हमने एक पोस्ट कार्ड लिखा और लिख कर कहा भाई इसे डालना है। तो क्या ये पोस्ट वो होता ना पोस्ट बॉक्स, वो भी नहीं था। 6 किलोमीटर दूर जाकर पोस्ट बॉक्स में उसे पत्र को डालना पड़ता। तो मांडलगढ़ गांव है इधर बीसवा भीलवाड़ा के आसपास के लोग जानते होंगे। तो मांडलगढ़ गांव में जाते थे पैदल बड़े जंगल में से। तो हमने किसी आदमी को दे दिया, वो जा रहा था, कहते पत्र वहाँ डाल देना लेटर बॉक्स में। उसने क्या किया, डाला नहीं डाला, लेकिन हमारे घर तक हमारे समाचार नहीं पहुँचे। घर वाले सब रोना शुरू कर दिया, ना मालूम कहाँ गया है, क्या हो गया, भीलवाड़ा गया है, भीलों के देश में गया है, भीलों ने मार डाला होगा, ये हुआ होगा। फिर हमारे भाई साहब हमें खोजने निकले। तो हमारी माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे कि एक तो गया ही, तुम और चला जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। वो भाई साहब आए तो हम तो आए थे बीना से, वे आए झांसी। हम बीना से कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से देवली, देवली से नसीराबाद से भीलवाड़ा पहुँचे थे। वे आए वहाँ से झांसी, झांसी से आगरा, आगरा से जयपुर, जयपुर से अजमेर और अजमेर से भीलवाड़ा। वे ऐसे उल्टे पहुँचे और उन सेठ जी के घर पहुँच गए। और उन्होंने कहा कि हमारा भाई यहाँ आया था तुम्हारे यहाँ, वो कहाँ है? कौन? एक पंडित था। अच्छा आया था, कहाँ है वो? तो हमने मौआ भेज दिया। उनने समझा कि मर गया मौआ भेज दिया। तो आप जानते हो कि मौआ गाँव, ये मोया बजौलिया मांडलगढ़। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा है, सब बात ये है। फिर उनसे बातचीत हुई, उन्हें प्रवचन करने का मौका दिया क्योंकि उनकी शादी हो गई थी क्या। और फिर उन्हें वो पाठशाला में और उन्हें रख लिया। उसी हमको जहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था उसमें बड़े दादा को रख लिया उनने। तो 2-3 दिन बड़े दादा रहे और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो हुकुमचंद से मिलने जाऊंगा, फिर आऊँगा, फिर बाद में आऊँगा तो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो वो फिर उस गांव में पहुँचे महीना भर बाद। तो जा कर के हम दोनों जने मिले तो आपस में खूब रोने लगे, गले से गले मिले, क्योंकि पिताजी हमारी वहाँ रो रहे हैं, वजह हो रहे हैं, ये करके। वहाँ हम बहुत लोकप्रिय हो गए थे। हमको ऐसा तय हुआ था 50 रुपये महीना मिलेंगे और 20 रुपये महीने पर एक जगह एक सेठ जी के घर पर भोजन की व्यवस्था हो गई थी और हमें उससे 20 रुपये महीना देना पड़ेंगे, बाकी 30 मिलेंगे।
समझे। लेकिन हमारे प्रवचन इतने लोकप्रिय हुए कि 4 महीने तक हमारे निमंत्रण ही होते रहे, हमारे 20 रुपये लगे ही नहीं। पूरे 50 सेब बचते थे। हाँ, फिर बड़े दादा 3-4 दिन हमारे पास रहे। उनने सब देखा कि बहुत लोकप्रिय थे, हमारी उम्र के ही, हमारे बराबर ही हमारी उम्र के विद्यार्थी थे जो हमारे पास पढ़ते थे। हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते थे, प्रवचन करते थे, सारा गांव आया था। इतने लोकप्रिय हो गए थे कि विद्यार्थी हमारे पैर दबाते थे, कपड़े धोते थे, सब एकदम हम तो स्वर्ग में पहुंच गए थे। मतलब वहाँ पर बहुत आराम था। महुआ नाम का गांव था और लेकिन वो हम रहते थे। फिर बड़े ज़्यादा भीलवाड़ा आ गए, उनने वहाँ पर चार्ज ले लिया, हम वहाँ रह गए। और घर पे फिर जो भी साधन से उन्हें खबर भेजी कि हम अच्छी तरह से हैं और दोनों जने सब ठीक ठाक हैं और आप चिंता नहीं करना। ऐसे हमने एक अपना पढ़ने के बाद, शास्त्री न्यायाधीश होने के बाद की कहानी बता रहे। वो पढ़ाई की कहानी तो आपको बताई ही नहीं, समझे। पहली नौकरी की कहानी बताई तो वहाँ पर फिर 60 रुपये में बड़े दादा को वहाँ रख लिया भीलवाड़ा में, और हमको 50 रुपये में रखा था वहाँ पर। वहाँ पर एक तीर्थ है, उसका नाम है चंबलेश्वर पार्श्वनाथ। आप जानते हैं ना, कमल जी आप जानते होंगे। चंबलेश्वर पार्श्वनाथ करके एक तीर्थ है, नदी के किनारे पर है और पहाड़ी पर है। तो वहाँ सारे एरिया के लोग इकट्ठे होते थे। कई संक्रांत के दिन, इसी दिनों में कोई पूस माघ के महीने में मेला होता था। तो हम वहाँ महुआ से आए, इधर पारोली वाले पहुँचे, भीलवाड़ा वाले आए, सब लोग सारे एरिया के लोग इकट्ठे हुए, दिगंबर श्वेतांबर सब। और दिगंबर श्वेतांबर में मुकदमेबाजी झगड़ा भी हो चलता था, लेकिन वहाँ हमारे प्रवचन हुए। तो दिगंबर श्वेतांबर सब लोग एक साथ सुनकर इतने खुश हुए कि बहुत ज़्यादा हमारी लोकप्रियता बढ़ी सब में वहाँ उस क्षेत्र पर प्रवचन से। तो ये पारोली में जैन मिडिल स्कूल था। तो ये बोले कि आप महुआ क्यों रहते हो, हमारे यहाँ आ जाओ, हम आपको मिडिल स्कूल का हेड मास्टर बना देंगे। हमसे किसी ने नहीं पूछा, सर्टिफिकेट किसी ने नहीं देखा हमारा आज तक। हम यही कहते थे, एक प्रवचन सुन लो हमारा, बस एक क्लास हमें पढ़ाने का मौका दे दो, फिर जिसको रिजेक्ट करना वो कर देना, जिसने नहीं देखा वो तो रह गया, ख्याल में है ना। फिर हमने वहाँ से कह करके और छोड़ के फिर वहाँ हेड मास्टर बन गया आगे 4 महीने बाद। फिर हम कहा हम एक दफ़ा घर होके आएंगे, फिर आगे ज्वाइन करेंगे। तो हम घर आए 4 महीने बाद, माता पिता सबको हमने समझाया, सबको संतोष दिया। और उन्होंने कहा, तो हमने कहा कोई चिंता, क्योंकि वो शर्त लगा दी थी भीलवाड़ा वालों ने कि उनकी पत्नी कन्या पाठशाला में पढ़ाएगी और वे इधर। तो फिर बड़े दादा को भाभी को लेके वो भीलवाड़ा जाना पड़ा। फिर हम आए तो हमारी भी फिर 2 साल बाद शादी हुई। जब हम वहाँ हेड मास्टर थे तभी शादी होने के बाद हमारी माँ ने बहुत अत्यंत वात्सल्य भाव से आँख में आंसू लेके कहा कि भैया रतन की शादी हो गई और वे अपनी पत्नी को लेके चले गए, अब तुम्हारी हो गई और तुम लेके चले जाना, हम ऐसे ही पड़े रहेंगे। हमारी आँख में भी आंसू आ गए। हमने कहा नहीं, आप नहीं पड़े रहेंगे, हम या तो जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो आपको साथ में लेके जाएंगे। क्या फिर बस हमने वहाँ से जाके इस्तीफा दे दिया। मेरे स्कूल के हेडमास्टर थे, बहुत लोकप्रिय। वहाँ जब हम गए थे उस स्कूल में तो 15-20 लड़के थे। तो हम गांव-गांव में जा कर के और वहाँ लोगों को समझाते थे कि बच्चों को पढ़ाओ। तो हमने 20 लड़कों के 70 लड़के कर दिए थे 6 महीना में, इकट्ठे कर लिए थे चारों तरफ से एरिया में से। और हम बहुत लोकप्रिय हो गए थे सारे एरिया में। तो ये भीलवाड़ा वाले कहने लगे कि अब आप हमारे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, और हमारे ही भाई की जगह हम आ जाएं और तुम भाई को हटा दो। और हम जब आए थे हमने तुम्हें कहा था एक प्रवचन करने का मौका दो, तो तुमने हमें मौका नहीं दिया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ।
पर्यूषण में वहाँ पर हम प्रवचन करते थे पारोली में, कहीं गए नहीं थे बाहर, तो वो सब लोग तो मतलब एक आसन करते थे, और हम तो पुराने पापी हैं, हम तो 2 टाइम खाते थे, तब से हम इस चक्करबाजी में नहीं थे। तो शाम का भी खाना हम खाते थे, तो कि पंडित जी तो शाम को भी खाएंगे, पंडित जी तो शाम को भी खाएंगे, तो सुबह की बनी रोटी शाम को रखी रंदी, और उन्होंने हमें वो सुबह की सब्जी और वही सुबह की रोटी हमें परोस दी शाम को, तो हमने नहीं खाई, और हम आ गए, और हमने कहा हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो हम तो अपने भीलवाड़ा जाएंगे भाई के पास, तो हमारी भाभी है वहाँ पर, हम खाना तो मिलेगा हमें शांति से, तो हम वहाँ रहेंगे। तो हम एक दिन के छोड़ के पर्यूषण के बाद हम भीलवाड़ा में आ गए। उन्हीं के स्कूल में हम हेडमास्टर थे, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं करी उनकी। आ गए तो यहाँ हमारी लोकप्रियता तो प्रसिद्ध हो ही गई थी, तो मंदिर में प्रवचन करने लग गए, तो बहुत धूम धड़ाका हुआ, हजारों लोग आने लग गए, और प्रवचन सुन हमारे चालू हो गए, और हम वहाँ रहते थे। हमारा एक वहाँ के बड़े सेठ से बहुत झगड़ा भी हुआ उसी वक्त। कभी कभी मैं सुनाता हूँ अपने प्रवचनों में, सुना होगा आपने। वो उसी फैमिली से थे, वो अजमेरा फैमिली से, उनका नाम था गोरी लाल अजमेरा। अभी उनके लड़के पोते पोते सब हैं। तो वो बैठे थे, और मैं पढ़ा रहा था कि भाई धन समाज गजराज बाज तो काज ना आवे, ज्ञान आपको रूप भयो फिर अचल रहावे, है ना। ये पैसा कुछ काम नहीं आएगा, ये हाथी घोड़े काम नहीं आएंगे, ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे, और पैसा ये कुछ काम नहीं आएगा, ये सेठाई कुछ काम नहीं आएगी, और ज्ञान आपका होगा तो आपका कल्याण होगा। तो वो बोले बीच में, ये क्या है आप लोगों का, बस पंडितों की प्रशंसा और सेठियों की निंदा, बस पैसे वालों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, हमने ज्ञान की प्रशंसा की है और परिग्रह की निंदा की है, सेठियों की नहीं की। वो शास्त्र की बात है, हम तो पंक्ति बोल रहे। जो हमने ऐसा कहा तो बोलो तुम्हारे बराबर हमारे नाती पोते खोलते हैं। तो सेठ जी बहुत तेज थे, जरा सारा एरिया जानता था उन्हें। नाती पोते खेलते समझते, नाती पोते समझते हो, नाती पोते खेलते हैं हमारे, हम अनुभवी हैं। तो तुम कल के छोकरे, हम गद्दी पे बैठे प्रवचन कर रहे हो, वो सेठ जी ऐसा बोले। मैंने कहा तुम्हें अनुभवी हो, अनुभव की परिभाषा आती है तुम्हें कि अनुभव किसे कहते हैं जानते हो? बोला हमने अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, है वो क्या रस्वादत स्वरूप दे, अनुभवता को नाम, वो छंद बोले हमने बनारसी दास के। अनुभव तो इसे कहते हैं, तुम अनुभव तो है तुम्हें, लेकिन विषय कसाय का है, आत्मा का अनुभव नहीं है। जो हुआ तो फिर तो कितना झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से धमाधम हो गया, समझिए ना। और वो क्योंकि इतना छोटा सा पंडित जिसकी दाढ़ी मुझे नहीं आई, वो सबसे 70-80 वर्ष के बुढ़े को भरी सभा में ऐसा बोले। अब उसकी कल्पना आप कर सकते हो, आज से कितने सन, कौन से सन की बात है मैं बताऊँ? 55-56 की, 55-56 समझते, 56, 55 की बात होगी। बहुत झगड़ा हो गया। फिर बाद में सब लोगों ने उन्हें समझाया, हमें समझाया किया, फिर हम पूरे परिसर में वहाँ रहे, सबने हमारे प्रवचन सुने शांति से। दादा तो वहाँ थे ही। फिर कहा कि भाई हम पारोली में, तुम भीलवाड़ा में, हमको तो साथ में रहने की आदत थी। तो हम दोनों ने दोनों जगह से इस्तीफा दे के और फिर मुरैना विद्यालय में आ गए। क्योंकि मुरैना विद्यालय में लोग कहा करते थे पंडित जी इन लोगों को विद्यालय सौंप के जाएंगे, इनको प्राचार्य बनाएंगे, इनको ये सब सौंपेंगे, सारे लड़के ये कहते थे। तो भाई साहब को उनने प्रधान अध्यापक बना दिया मुरैना विद्यालय का, जहाँ हम पढ़े थे। हमें तो नहीं बनाया, क्योंकि हम तो बहुत झगड़ालू आदमी थे, प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने कहा भाई इनको तो नहीं बनाएंगे, हम इनको बना दिया।
लेकिन हम फिर भी वहाँ आ गए और आकर के फिर हमने कहा भाई मैट्रिक करेंगे। हम जब तक शास्त्रीय न्यायाधीश तो थे, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, सब करते थे, लेकिन मैट्रिक नहीं थे। तो एक प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन से हम मैट्रिक की में पढ़ाई करने के लिए भर्ती हो गए। और फिर हमारे दादा वहाँ प्रधानाध्यापक थे, तो वहाँ पर हमारा झगड़ा हुआ 13 पंथ 20 पंथ पे, क्योंकि वे 20 पंथी थे। फूल पत्ती चढ़ाओ, ये करो ये करो, और वे बड़े दादा से कहें कि आप ये करो, बड़े दादा के मैं तो नहीं करूँगा, कि तुम विद्यार्थी थे तब तो करते थे, कि तब तो तुम्हारे विद्यार्थी थे, अब हम तुम्हारे विद्यार्थी थोड़ी हैं, अब हमारे तो जिस हम हमारा मानते हैं वो करेंगे। फिर आगे का हम 2 महीना में छोड़ छाड़ के अपने गांव आ गए, और अपने गांव में आगे चुनाव हो रहे थे, तो हमने चुनाव लड़ा। अब हमारी वोटर लिस्ट में नाम तो था नहीं, क्योंकि हम 21 वर्ष के थे नहीं, क्या 21 वर्ष के नहीं थे और वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो फिर हम क्या करें, तो हमने जाकर के वहाँ उसमें गए, और उससे वो ये क्लर्क था, उससे मिलकर उसने 5-5 रुपये की, मैंने 10 रुपये की घूस लेकर हमसे, और हमारे दोनों के नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए। और वोटर लिस्ट के आधार पर हमने नाम भर दिया, चुनाव में खड़े हो गए, और फिर हमने वहाँ पर रहे गांव में। एक नाटक लिखा हमने खुद ही अपने हाथ से, और हमने वो दादा उसमें मेन पात्र बने, और बाकी गांव के छोकरों को इकट्ठा कर करा के उनको दूसरा पात्र बना लिए। तो हम तो एक सेठ बने थे, और दादा एक क्रांतिकारी नेता वाले। और उन्होंने वो नाटक खेला कि एक पूंजीपति लोग एक गरीब लोगों पर कैसा अन्याय करते हैं, ये बताया। वो सारे गांव के इकट्ठे हो गए थे, और जिन गांव के जो साहूकार लोग थे ना, जो हमारे प्रतिद्वंदी, तो उन्हीं के बच्चों को हमने और अपना पाठों में शामिल कर लिया था। और नाटक खेला हमने, खुद लिखा और खुद बनाया और खुद खेला, है ना। तो वो गांव पूरा पलट गया, और हम जीत गए, हमारी पार्टी पूरी जीत गई हैं। बड़े दादा ग्राम सभा के अध्यक्ष हो गए, और हम न्याय पंचायत के सरपंच हो गए पूरे एरिया के। लेकिन साथ में रहने के लोभ में हम भी दोनों नौकरी, 50-60 रुपये की नौकरी, जबकि हमें पास एक पैसा भी नहीं था, तो भी हम छोड़ छाड़ के और वहाँ आ गए थे, हम तो साथ रहेंगे। फिर उस गांव में हम जीत गए, चुनाव सब बात हो गई, फिर चार्ज मार्ज भी ले लिया, सब हो गया। फिर हमारे मन में आया कि व्यापार करने के हिसाब से गांव में तो कोई व्यापार है नहीं, सारे किसान लोग हमें इकट्ठे, आप चिंता मत करो, सब चीज़ें हमसे आप ले लो जब फसल, और आप बेच के पैसा खड़ा कर लो, हम बाद में पैसा ले लेंगे आपसे, और आप व्यापार करो, हम पूरा आपका सहयोग करेंगे। सब हमारे गांव वाले हमारे पक्ष में हो गए, सब बात करके। लेकिन फिर कहा गया यहाँ जमा नहीं, अपन तो कहीं बाहर जाते हैं। तो फिर ये समस्या आई हमारे सामने कि अब कहाँ जाएं। तो हम दोनों ही आपस में बैठ के विचार करते थे, माता पिता से भी करते थे, सब बात करते थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा हम जाते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढेंगे, और हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम आपको भी बुला लेंगे। और बड़े दादा की तो शादी हो गई थी, बड़े दादा तो घर ही रहे, और हम फिर निकले। तो निकल के हम बमीना गए। बमीना में हमारी एक बुआ की लड़की रहती थी, तो उसके घर ठहरे, और उस मंदिर में हमने वहाँ प्रवचन शुरू किए। तो प्रवचन शुरू किए तो फिर वहाँ भी फिर हम लोकप्रिय हो गए, और लोग कहने लगे आप कहाँ के हो, कौन हो, कैसे हो। तो परिचय दिया, तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ ये पाठशाला में पढ़ाओ, आप ऐसे ये करो ये करो ये करो। तो हमको तो वो चाहिए ही था, तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है, पढ़ाएंगे, प्रवचन करेंगे। और मैंने कहा दिन भर क्या करेंगे, तो कि आप धंधा पानी जो करना हो करना। तो फिर हमने वहाँ जा कर के एक दुकान थी, तो वो आदमी जो दुकान बेचने वाला था, पान की दुकान करता था, और वो बहुत लोकप्रिय पान वाला था। उसके नाम से पान की दुकान, जो मिट्ठू मिट्ठू नाम था, कि मिट्ठू की दुकान का पान, और वो बेचना था। तो उस दुकान में तो कुछ दम नहीं था, एक लकड़ी का ठेला था, और गवर्नमेंट की जगह लेकर किराए से उसमें रख देते थे, और उसका वो पान बेचता था।
तो वो हमने उससे दुकान खरीदी, वो चलती हुई दुकान, मतलब उसने क्रेडिट की, वो मिट्ठू की क्रेडिट की वो दुकान हमने खरीदी। तो दुकान भी खरीद ली, पाठशाला भी शुरू कर दी, मकान भी ले लिया। तो मंदिर के बगल में उन्होंने हमें मकान दे दिया। तो मकान इतना करके और फिर हम अपने घर आए, सब पक्का करके। अब हमने सबसे कहा कि चलो अब सब, तो भाई साहब, माता को, पिता को, गाय भैंस सबको लेके हम हमारे पास भैंसें थी, गायें थी, और बैलगाड़ियों में भर भरा कर और हम वहाँ बमीना में पहुँचे, समझे ना। और उस दुकान पे हमने, दादा ने दुकान समझ चलाई और पाठशाला चलाई और प्रवचन करते थे हम दोनों टाइम वहाँ। हैं? पान की दुकान चलाई, सुना, तो शुरू में पान की चलाई, फिर उसमें बाद में हमने धीरे धीरे स्टेशनरी की दुकान खोल दी, क्योंकि पान की दुकान तो हमारे हाथ में थोड़ी वो कला थी, वो तो मिट्टू गया। तो धीरे धीरे लोग पान खरीदार कम होने लग गए। तो हमने तब एक छंद लिखा था, कभी सुनाया था ना आप लोगों को, हैं? कर्मन कांडे पढ़ो हमने, पर कर्मन ने जब कांडे बतायो। क्या? कर्मन कांडे पढ़ो हमने, पर कर्मन ने जब कांडे बतायो। पाने की आने दुकान करी, ना जाने भाई हमारे का दिमागे में आयो। तो लोग कहते हैं ना, पान की दुकान करी, ये बेचा वो बेचा, आप समझे ना। फिर धीरे धीरे हमने पुस्तकों की बदल दी, उसने स्टेशनरी की दुकान कर दी। और स्कूल के खुलने का टाइम आया तो किताबें बेचने लगे। और उस वक्त जो अपना अखबार निकलता, दैनिक भास्कर, इनके पिताजी की दुकान झांसी में थी, बहुत बड़ा स्टोर था जो स्टेशनरी को बेचते थे, द्वारका प्रसाद अग्रवाल के नाम से। तो दादा वहाँ से जाकर के स्टेशनरी का सामान लाते थे। हर सप्ताह में एक बार दादा वहाँ जाते थे, और मैं महीना में एक बार दिल्ली जाता था। और वहाँ का वो कोई मार्केट है, सदर बाज़ार, वहाँ से कुछ जो माल लाता था, इस तरह से हमने वहाँ दुकान चलाई। लेकिन दुकान भी हमने ऐसी चलाई, मालूम, हम दोनों जने बैठते थे, करते थे। और हमने शाम को लेटरिन वगैरह जाते थे, तो हाथ में लोटा लेके जंगल में जाने थे, तो जंगल में जाते थे। घर पे भी व्यवस्था तो थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती थी, और हमारा तो शौक़ था। तो हम दोनों जने एक साथ जाते थे, और पिताजी को दुकान पे बैठा जाते थे। तो पिताजी कोई दुकान में बेचते तो कुछ थे नहीं, ना ग्राहक उनसे संतुष्ट होते थे, ना वे कुछ देते थे, पर रखाए रहते, दुकान खुली रहती थी। क्या? जो हमारा छोटा भाई ये है ना, अनुभव के पिताजी, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता था, छोटा सा था, हैं? तो सब हमारे पिताजी कहते, एक एक नहीं जा सकते हो, इस दुकान पे, दुकान खाली छोड़ के जाओगे। मैंने कहा इसके लिए तो इकट्ठे हुए। क्या? हम घूमने भी सुबह साथ जाते थे, फिर लैट्रिन को भी जाएं तो साथ में, खाना भी खाएं तो साथ में, सब काम साथ करते थे, बिल्कुल ऐसा था। फिर कहा कि ये एक दुकान पे अपन दोनों जने बैठे रहते हैं, ज़रूरत है नहीं दो आदमी की, और इसमें ऐसा है कुछ है नहीं ज़्यादा, तो ऐसा करो एक आदमी ये दुकान संभालो, एक आदमी कोई दूसरा धंधा करो। तो क्या करें? मैं कहते दादा से कहा, दादा आप दुकान संभालो तो मैं करूँगा, और नहीं तो मैं दुकान संभालता हूँ तो फिर आप करो कुछ दूसरा धंधा। बोले मैं संभालूंगा, तुम करो जो तुम्हें करना है। मैं कहा ठीक है। पैसा तो थे नहीं हमारे पास, तो हम अपने गांव में, हमारा एक मकान था, तो जा कर के हम पिताजी को लेके गए, और वो मकान हमने बेचा 900 रुपये में। वो मकान मालूम किसको बेचा बबलू? वो तुम्हारे यहाँ वो ड्राइवर था, भगवान के बाप को बेचा। ₹900 थे, लेके हम आए। अब हमने कहा हम बिजनेस करेंगे, तो उस वक्त
2500 रुपये का एक ट्रक गेहूँ आता था। झांसी के पास समथर एक मंडी थी, वहाँ से गेहूँ लोग लाते थे और यहाँ बमीना में बेचते थे। हमारे पास तो आधे ट्रक की पूंजी थी। तो एक वहाँ अम्मा थी, बुढ़ी अम्मा, वो भी बेचारी यही काम करती थी, लेकिन उसका कोई साथी आदमी नहीं होता था। वो होगी 60, 65, 70 वर्ष की अम्मा थी। तो उसके साथ हमने पार्टनरशिप करी। आधा पैसा वो लगाएगी, आधा पैसा हम लगाएंगे। वो दोनों मैं और वो दोनों गए उस समरथ मंडी में से एक ट्रक गेहूँ लाए और फिर अपना गेहूँ मार के उसने अपना बेचा, हमने अपना बेचा। तो वहाँ लगा कर और ऐसे हम वो गेहूँ बाजार में लगा कर बेचते थे तो लोग आगे देखते थे कि आदमी तो कोई अच्छे लगते हैं, ये कोई ऐसे गेहूँ बेचने वाले तो नहीं हैं। ऐसे देखते थे, पूछते थे तुम कौन हो, कहाँ के हो, कैसे आए हो, क्या है, बताते। तो हमने बिजनेस किया वहाँ। और इसके बीच में जो क्रमबद्ध पर्याय की किताब में लिखी है कहानी, कांजी स्वामी की वो किताब, बड़े दादा वहाँ गए थे द्वारका प्रसाद के झांसी में वो लेने के लिए। तो वहाँ पर एक वो लड़का मिला जो हमारा भांजा था ना बमीना में, उसका दोस्त था वो, इसलिए वो हमको भी मामा कहता था। तो उसने कहा मामा जी आप तो पंडित हो। तो क्या बोले भाई क्या बात है, कि हमारा एक प्रश्न का जवाब दो। कि क्या? कि जो केवल ज्ञान में जो झलका है वैसा ही होगा, ये बात पक्की है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? उसने इतना पूछा, उस नाथूलाल ने इतना पूछा। दादाजी एकदम सन्नाटे में आ गए। पंडितों की ऐसी आदत होती है कि कोई का उत्तर आए चाहे नहीं आए, कुछ दोना पट्टी करके जवाब जरूर देंगे। लेकिन उस वक्त ऐसे रह गए, कुछ बोले नहीं। फिर बोले उससे कि मैं अगले हफ्ते आऊँगा और हुकुमचंद से बातचीत करके आऊँगा, फिर तुम्हें जवाब दूँगा। अब वो दादा वहाँ से आए तो आगे दुकान पर सामान तो उन्होंने बाद में रखा, और पहले बोले हुकुमचंद से नथूलाल ने मेरे से ऐसा पूछा था। वो पहले प्रश्न वहाँ उन्होंने कहा तो मैं भी चक्कर में रह गया। मैंने कहा ये बात तो सही है। फिर हम दोनों जने विचार करने लगे, करते रहे। फिर हम शाम को प्रवचन करने गए। तो मंदिर में हम प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन में हमने कहा कि हमसे उस नाथूलाल ने ऐसा प्रश्न पूछा और हम जवाब नहीं दे पाए कि भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा, तो फिर हमारे पुरुषार्थ की क्या ज़रूरत है। तो एक चिंताबाई करके हमारी श्रोता थी, उसका लड़का हमारे साथ सुबह रोजिना घूमने जाता था। उस लड़के का नाम था परमेश्वरी दास, अभी भी होगा। तो वो चिंताबाई बहुत क्रियाकांडी और वैसी धर्म की रुचि वाली महिला। तो बोली ये क्या, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। मैंने क्या कहा, कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है कि हाँ? तो तुमने कहाँ से देखी? अरे कि मंदिर में आए थे आत्मधर्म के अंक, वो लिखी तो गई, उठ के लाके 2 अंक उठा के लाई, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय के 13 प्रवचन थे, एक में 5 और एक में 8। उसने आगे हमें दे दिए। हम अपने घर ले आए, रात भर पढ़ते रहे, और बस हमारा तो बस माथा पलट गया। तत्व ज्ञान की रुचि हो गई। अब हमें दुकान में भी कोई रस नहीं रह गया, धंधे पानी में रस नहीं रह गया। दुकान पे बैठे आपस में चर्चा करते रहें, ग्राहक आए वो बात करे तो हम उसकी सुने ही नहीं, अपनी चर्चा में ही मंगल रहें तो चला जाए। तुम्हारे पिताजी बोले ऐसा करोगे तो हो गया काम, तुम्हारी सब दुकान चौपट हो जाएगी। जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो होना है वो हो गया। क्या ये चतुर्दशी अष्टमी आती थी ना, और रविवार का दिन आता था। तो रविवार के दिन ये महिलाएं बहुत वो करती हैं ना, वो बास एकासन, तो नमक नहीं खाती। तो ये हमारी भाभी जी भी, ये हम बैठी सुन नहीं सब, ये रविवार के दिन नमक नहीं खाती थी। और हम आए तो हमने थाली परोसी, तो उसमें नमक नहीं होता था दाल माल में। वो दाल ऐसी बनती थी, इसमें हल्दी नहीं डाली, वो सफ़ेद सफ़ेद होती थी। तो हमने कहा ये आज अच्छा आज मैंने कहा रविवार होगा। तो बोले हाँ बस ऐसे कहना बहुत अच्छा है, छोड़ना बहुत आसान नहीं है। भाभी जी ने मेरे से कहा क्या क्या कहा?
आसान नहीं है। जरा छोड़ा, नमक छोड़ा, छोड़ दिया हमने नमक उसने। फिर बड़े दादा आए तो उन्हें पता चला कि हुकुमचंद ने नमक छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा हमने भी छोड़ा। हम दोनों ने फिर 9 महीने तक नमक नहीं खाया। हम जाते थे वहाँ तो घर से पुड़ी बना के बिना नमक की ले जाते थे और वहाँ दूध खरीद के उसमें से लगा के खा लेते थे दिल्ली में, लेकिन हमने नमक नहीं खाया 9-10 महीने। अब ऐसे कांजी स्वामी का हमारा समागम हो गया, केम्बद पर्याय की रुचि हो गई, तो हमारे धीरे धीरे सब हमने बाल भी मुड़ा लिए और धोती दुपट्टा डाल लिया ऐसा आराम से ऐसे, और बस मस्त रहे उसमें करके। फिर एक बारात में दादा गए थे, ये बामोर जानते हैं आप जी, ये जो अपने रमेश दाऊ, हाँ खड़े यहाँ हुए तो खड़े हो भैया, खड़े हो जाओ, रमेश दाऊ यहाँ होंगे तो खड़े हो जाओ। इसी स्मारक में ही रहते हैं, इनका गांव था हैं, छोटी बामोर। तो वहाँ जाकर के दादा गए थे तो वो नमक नहीं खाते थे, तो वैसे बहुत तहलका मच गया, नमक नहीं खाते हो, त्यागी तपस्वी और ऐसे। और फिर उनके वहाँ प्रवचन हुए तो बहुत वो हुई। तो जो हमारे एक तो हमारी बुआ की लड़की थी जहाँ हम गए थे बमीना, और उसी के सग्गी बहन अशोक नगर में थी, उसमें हमारे एक बहनोई रहते थे, वे आए थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अशोक नगर में आ जाओ, हम आपको अशोक नगर में प्रवचन करना, बहुत बड़ी समाज है, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। दादा को उन्होंने बहुत समझाया। दादा ने कहा हम ठीक है घर पे जाके विचार करेंगे। दादा घर पे आए और बोले ऐसा ऐसा बोल रहे थे, अब मैं तो नहीं जाता हूँ, तुम जान दो, तुम जाओ। तो मुझे भेजा, सबसे आगे मुझे करते थे दादा। और मेरी ऐसी आदत थी कि जहाँ जाता था वो काम किए बिना वापस नहीं लौटता था, चाहे 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए। बमीना वहाँ गया था ना सबसे पहले भीलवाड़ा, तो मैं वापस नहीं आया। वहाँ जो मैं जैसी चाहे उन्हें दी, एक गांव में दूसरे गांव में दी, जो भी देना हो वो दे दो, लेकिन मैं वहाँ काम करना। मैं यहाँ आया था बमीना तो पूरी दुकान लेके, मकान लेके और फिर नौकरी करके फिर जाके घर पहुँचा था। पूरा मैं काम करके ही जाता था, लौटता था। ऐसा नहीं कि लौट के आएँ और फिर जाके, हमारे पाटनी जी कहा करते थे कि रोते रोते जाएं और मरे की खबर लाएं, ऐसा आदमी हमें नहीं चाहिए। क्या हमको तो ऐसा आदमी चाहिए कि जो काम करना है वो बहाने नहीं बनाए, बस काम करना है। तो हम फिर अशोक नगर आए। हमने प्रवचन किए, ये सब हमारा सुना, सब किया, और हमारी वहाँ नौकरी लगी। हमने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम एप्लीकेशन नहीं देंगे किसी को नौकरी करने के लिए। वहाँ भी नहीं दी एप्लीकेशन। प्रवचन सुना, बैठी पंचायत बैठी, तो वहाँ पर जो समाज के अध्यक्ष थे वो अमूल्यचंद के बंधु बैरिस्टर साहब, और 110 रुपये महीने की नौकरी हमने नक्की करी। बस पाठशाला पढ़ाना और शाम को प्रवचन करना, और इसलिए क्योंकि हमको ये हम दुकान में दिन भर लगे रहते हैं और हम स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, इस हिसाब से हमने फिर वो करी। तो उसके बाद में एक थे आदमी कमेटी के मेंबर, जाट ऐसा कुछ नाम था। तो वो बोले पंडित जी आपकी उम्र कितनी है? ऐसे बोले आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 21 वर्ष। हैं ठगाए गए। 70 रुपये का पंडित था, 110 दे दिए। यही शब्द बोले उसने, बिल्कुल। मैंने कहा भैया ऐसी जल्दी मत करो, मेरा प्रवचन सुनो, मेरी क्लास देखो, मेरा काम देखो। हैं? अब मेरे दिमाग में घुस गया कि साला उम्र बताओ सही, तो ये लोगों को इन्हें पंडित और वैद्य दोनों पुराने चाहिए, नई उम्र के नहीं चाहिए। मैं तो कालिदास का पढ़ा था, पुराण मित्तई बिना साधु सर्वम, है ना। फिर मैंने कहा अच्छा अभी, तो फिर मैंने सब कपड़े कुर्ता बाल बना के, गले में दुपट्टा डाल के, हाथ में घुटान लेके चलना शुरू किया। लोग मुझे कितने बरस के हो गए? 29 बरस के। फिर धीरे धीरे जब मैं प्रतिष्ठित होता गया
तो 28 का हुआ, 27 का हुआ। तो मैं नहीं, लौट के मैं बीना गया ही नहीं, जहाँ जाता लौट के वहाँ जाता ही नहीं। मर सोता वहाँ फिर दादा वगैरह सब सामान समेट के और बीमा से अशोक नगर आ गए। क्या करेंगे, देखी जाएगी, रहना तो साथ है बस। तो ऐसी बहुत लंबी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी जब करेंगे तो बहुत लंबा लंबा काम है। फिर वे अशोक नगर में हमने एक स्कूल खोला, क्योंकि दादा को वहीं रखना था, ख्याल में आई ना। तो फिर वो भी चला। फिर ये दादा विदिशा खुरई गए थे प्रवचन करने, तो खुरई में ही रह गए। फिर खुरई से फिर अशोक नगर में ले आ गए, फिर विदिशा गए, तो हम भी विदिशा गए। मतलब ऐसा चलता रहा मामला। फिर हम वहाँ से इंदौर पहुँच गए अशोक नगर से। तो दादा को इस्तीफा दे के इंदौर बुला लिया, रमबरी बाग में बुला करके वहाँ भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हम इंदौर में भी नहीं रहे, हम इधर आ गए। तो फिर दादा को यहाँ भी बुला लिया। अभी पिछले 40 साल 45 साल से एक साथ रह रहे थे। और ये महाभियोग हमारे लिए बहुत बड़ा भारी वियोग है, इसलिए भी साधारण बात नहीं है मेरे लिए, कम से कम हैं। आप लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, दुनिया में लोग कितने वात्सल्य भाव से रहते हैं और किस कीमत पर क्या चुका सकते हैं। हमारे पास पूरब भव का कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ गांव में कुछ था नहीं, पैसा नहीं था, माँ बीमार थी बिल्कुल, और वो एकदम सब तकलीफ में थी। लेकिन जो भी है वो इसी भव की कमाई है। पुण्य कह लो, धर्म कह लो, ज्ञान कह लो, अध्यात्म कह लो, खुद पढ़ना लिखना। हमें याद नहीं हमारे जीवन में हमने कभी कोई एक पैसे की बेईमानी की। आप सोच नहीं सकते हम किस टाइप के लोग हैं। हमने एक अक्षर की नकल किसी परीक्षा में नहीं की आज तक। 50 हमारे सब लोग करते थे, लेकिन हम नहीं करते थे। एक जगह गुना में साहित्य रत्न की परीक्षा देने गया, तो साहित्य रत्न में एक पेपर गुजराती और संस्कृत का आता था, कंबाइंड 50-50 नंबर का। तो संस्कृत तो मुझे बहुत आती थी और गुजराती भी थोड़ी बहुत आती थी। तो जो पेपर आया तो मैं लिख रहा था, और सब विद्यार्थी ने ली थी संस्कृत, वो किसी को ये काला अक्षर भैंस बराबर था, कुछ नहीं आता था। तो सब बैठे थे, मैं लिख रहा था, तो मेरे पास वो आया निरीक्षक कि गुरुजी क्या बात है, अकेले आप ही पास होगे, इन बेचारों को क्या, इनकी क्या गलती है। मैं क्या कह रहे, थोड़ी सहायता इनकी भी करो। ऐसा कुछ मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई निरीक्षक जिसके कोई नकल नहीं करे, इसके लिए जिसकी ड्यूटी लगी है, वो मेरे से कह रहा है कि इन्हें नकल कराओ। करने की बात नहीं, कराओ। मैंने कहा आपसे एक निवेदन है, आध घंटा मुझे शांति से लिख लेने दो, ये पेपर बहुत छोटा है, मैं 1 घंटे में ही कर लूँगा, फिर दे जाऊँगा आपको कॉपी, आप आराम से लिखाते रहना है इनको। ये सच्ची घटना है, मैंने ऐसे की। तो मैंने यानी इसमें भी नहीं की। मैं खेल खेलता था 10 वर्ष की उम्र में भी, तो मेरे से कोई खेल में जीत नहीं सकता था। वो जो होते थे गांव के खेल, 16 गोटी वगैरह ऐसा कुछ होते थे, शतरंज वगैरह जैसे होते थे ना, उनमें तो वो मैं कोई जीत नहीं सकता था। तो उसमें सब मेरे से 25 वर्ष उम्र बड़े लोग इकट्ठे होके मिलके बेईमानी करके और कुछ वो जीतने की कोशिश करते थे। तो बेईमानी में पकड़ लेता था, तो मैं इतना नाराज होता था, उनसे लड़ता था कि तुम लोग खेल में ईमानदार नहीं रह सकते हो तो जीवन में कैसे रहोगे। मेरे खेल की भी बेईमानी मुझे पसंद नहीं थी। सारे जीवन में हम लोगों का जीवन बहुत पवित्र रहा है, तो जो कुछ भी पुण्य भी है यदि हमारे पास, तो वो इसी भव का है। जो भी पवित्रता है तो इसी भव की है। जो भी अध्ययन है, ज्ञान है, रुचि है, वो सब इसी भव की कमाई है। दोनों की एक सी रुचि थी, एक साथ एक से रहते थे,
इसलिए हम बहुत आनंद में थे, प्रसन्न थे। अब सब चले गए, हमारी बहन भी चली गई, छोटा भाई भी चला गया, बड़े भाई भी चला गया, तो हम बहुत अब अकेलापन महसूस करते हैं। या तो पूज्य गुरुदेव श्री जिस दिन कहते उस दिन ऐसा बहुत दुख हुआ था, ख्याल में है ना, कि आज भाई साहब गए हैं तो ऐसा ऐसा दुख हुआ है। ठीक है, कल मैंने सोचा था कि कल मेरे से कहेंगे कि तुम बोलो कुछ, तो मैं कहा मैं कह दूंगा भैया मेरे पास अभी नहीं है, जब मैं थोड़ा नॉर्मल होऊंगा तब बोलूँगा, ये सोचा था। लेकिन भाग्य ही आप लोगों ने मेरे पुण्य का उदय आए, बोले ही नहीं कि बोलो। अब आज में जो मुझे आया तो मैंने बोल दिया, और अब मैं तो बोलता ही रहूँगा। जब भी मेरे प्रवचनों में, जब भी मेरे को जैसा आएगा भाव, उस भाव के अनुसार मैं बोलता रहूँगा। और ये भी है कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा। भाई आजकल ये क्या हो गया तुम्हारा व्हाट्सएप वगैरह क्या हो गया, ये सारी दुनिया सुनती है, और वो तो मेरे प्रवचन तो टीवी पे जाएंगे तो टीवी पे भी लोग सुनेंगे। इसलिए मैं अभी ज़्यादा वो चर्चा नहीं करके और बड़े दादा को याद करते हुए अपनी बात, हाँ, अभी की बात मैं समाप्त करता हूँ।